बच्चा लोग, ये हम लोगों का पीरियोडिक टेबल का लास्ट लेक्चर है और इसके बाद हम लोगों का पीरियोडिक टेबल का थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने ऑलरेडी क्या है कि मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट को समझ लिया है और कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट बच गए हैं। अब वो लास्ट लेक्चर में उसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो अब देखो इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। तो सबसे पहले एक बात को समझते हैं। हम लोग कई बार ऐसा करते हैं कि किसी सॉल्ट को क्या करते हैं, हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं। वो सॉल्ट कई बार वाटर में सॉल्युबल भी हो जाता है और कई बार वो वाटर में इनसॉल्युबल भी रहता है। तो इस रीजन को समझते हैं कि कोई भी जो सॉल्ट होता है वो कब, मतलब कैसे पता चलेगा वाटर में सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है। तो इसके लिए हम लोग पहले दो टर्म को समझते हैं। तो देखो पहला टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी कि लैटिस एनर्जी क्या होता है। तो देखो होता क्या है, जैसे आपके पास सॉल्ट है NaCl, जो हमारे घर पे नमक आता है, उसको जब पानी में डालते हो तो नमक क्या होता है, हमने बोला कि डिसॉल्व हो गया। तो को डिसॉल्व होने का मतलब ये होता है कि उसमें सोडियम और क्लोरीन का जो बॉन्ड होगा वो टूट जाए और वो कन्वर्ट हो जाए Na+ और Cl- में। मतलब होता क्या है, अगर आपके पास कोई आयनिक मॉलिक्यूल है, कोई आयनिक मॉलिक्यूल, अगर आप उसको कटायन और अनायन में अगर आप उसको सेपरेट करते हो तो उसको सेपरेट करने में जो भी एनर्जी लगता है कटायन और अनायन में सेपरेट करने में, वही कहलाता है लैटिस एनर्जी। तो नीचे आप लोग लिखो क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर टू कन्वर्ट अ सॉल्ट इनटू कटायन एंड अनायन। तो किसी भी सॉल्ट को कटायन या अनायन में कन्वर्ट करने के लिए जो भी एनर्जी लगता है वही कहलाता है आपके पास लैटिस एनर्जी। इसमें आगे लिखो नॉर्मली कटायन एंड अनायन इज टेकन इन गैसियस स्टेट। ठीक है, तो जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था, वैसे ये भी गैस में प्रिफर करते हैं, गैस में लेना। तो क्या बताया मैंने, जैसे एक सॉल्ट सपोज करो AB, तो A पे चार्ज प्लस, देखो सॉल्ट तो देखो सॉलिड होता है, सबको पता है। कोई भी सॉल्ट लो, कोई भी सॉल्ट वो सॉलिड ही होता है। कभी भी सॉल्ट लिक्विड या गैस नहीं हो सकता। सारे सॉल्ट का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। सारे के सारे सॉल्ट सॉलिड होते हैं। एक सॉल्ट लेते हैं AB, इससे क्या बना, इससे बना A+ गैस प्लस B- गैस। तो एक सॉल्ट को कटायन और अनायन में तोड़ने में जो एनर्जी लगता है, मतलब जो एनर्जी लगता है, दैट इज लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक अ सॉल्ट इनटू कटायन एंड अनायन। ठीक है, अगर कटायन और अनायन के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो लैटिस एनर्जी उतना ज्यादा होगा। अगर कटायन और अनायन के बीच जो बॉन्ड है अगर वो वीक है तो तुरंत वो टूट जाएगा, और अगर टूट जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि लैटिस एनर्जी कम होगी। तो जितना स्ट्रांग बॉन्ड होगा, मतलब कटायन और अनायन के बीच में, उतना हाई लैटिस एनर्जी होगा। ठीक है, तो अब देखो इसका मतलब क्या है आपके पास, कि जो लैटिस एनर्जी जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 बाई R के। एनर्जी की बात करें, अगर लैटिस फोर्स की बात करेंगे तो Q1 Q2 बाई R²। ये वही है जो हम लोगों ने बोस मॉडल में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो क्या होता है Q1 Q2 बाई R, मतलब कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना अच्छा रहेगा, और जितना कम डिस्टेंस होगा, मतलब जितना छोटा साइज होगा उतना अच्छा रहेगा। अगर समझो कि एक कटायन है और एक अनायन है, जितना चार्ज होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा, तो उतना हाई लैटिस एनर्जी। और वो जितना क्लोज होंगे तक पॉजिटिव है नेगेटिव है, जब क्लोज होंगे तो क्या होगा, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो फिर से उनका लैटिस एनर्जी हाई होगा। तो जितना छोटा साइज उतना अच्छा रहेगा, और जितना ज्यादा चार्ज उतना अच्छा रहेगा। तो आप इसमें नीचे लिखो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज वेयर एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन एंड अनायन। यहां पे देखो R का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है कि वो जो कटायन जो है, कटायन मतलब पॉजिटिव, और वो जो अनायन जो है अनायन, इनके रेडियस का सम,
अरे ऐसे समझो, देखो ये समझ लो कटायन है और ये समझ लो अनायन है, तो अरे जब बॉन्ड बनता है तो इसका भी रेडियस होगा, इसका भी रेडियस होगा, तो जो ये आर जो है एक्चुअल में ये दोनों के रेडियस का सम है। किसके किसके? कटायन और अनायन, तो दोनों के रेडियस का सम है ये। तो ये जो आर जो होगा ये इंडिकेट करेगा आर प्लस और आर माइनस दोनों को मिला के। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा लैटिस एनर्जी के बारे में। तो अब देखो इसमें समझना क्या है कि भाई अगर चार्ज ज्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। अब समझो एक्चुअल में होता क्या है, अगर किसी सॉल्ट का लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। देखो समझो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी का मतलब ये होता है कि सॉल्ट जो है वो अपने कटायन और अनायन में टूट जाए। जैसे NaCl को जब पानी में आप डिसॉल्व करके मिक्स करते हो तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि जो NaCl है वो अपने कटायन और अनायन में टूट गया, ये सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है। तो अब देखो होता क्या एक्चुअल में, जिस सॉल्ट का लैटिस एनर्जी ज्यादा होता है, अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो उसमें कटायन और अनायन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो टूटना प्रेफर नहीं करेगा, टूटना प्रेफर नहीं करेगा तो वैसे सॉल्ट क्या होते हैं? इनसॉल्युबल। तो जैसे जैसे लैटिस एनर्जी बढ़ती है वैसे वैसे जो सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी होती है कम। लैटिस एनर्जी ज्यादा, कटायन अनायन में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टूटेगा नहीं, सॉल्ट सॉल्युबल नहीं होगा। तो अब ये ध्यान रखना है क्या आपके पास सॉल्युबिलिटी ऑफ जो सॉल्ट होता है वो लैटिस एनर्जी के इनवर्स होता है। तो इसमें नीचे लिखो एस लैटिस एनर्जी ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट डिक्रीजेस। इट मीन्स दैट सॉल्ट विथ लो लैटिस एनर्जी इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो जिस सॉल्ट की लैटिस एनर्जी कम होती है वो ज्यादा सॉल्युबल होता है। ठीक है, ये हो गया लैटिस एनर्जी। अब इसमें देखो एक टर्म हम लोग और समझते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। तो देखो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, जब किसी कटायन या अनायन को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, वो कटायन या फिर अनायन जो भी लिया दोनों में से कोई भी चलेगा, वो कटायन या अनायन क्या करते हैं, वाटर के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं। उस बॉन्डिंग को बोलते हैं हाइड्रेशन, और मतलब उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन, और इसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होता है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखते हैं, देखो व्हेन अ कटायन और अनायन dissolve in water it form weak bond with water. Due to this bond energy is released and this energy is known as hydration energy. ठीक है, देखो मैंने बोला कि वीक बॉन्ड फॉर्म विथ वाटर। वीक बॉन्ड का देखो मतलब क्या, चलो एग्जांपल समझ लेते हैं। देखो वाटर के बारे में पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं। सबको पता होगा वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, सबको पता होगा। ठीक है, तो H2 के बारे में थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। H2O जो होता है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। बाकी इसके बारे में डिटेल में अगला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में आएगा, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए। पोलर मॉलिक्यूल ये कई बार 9th 10th की बुक में दिया रहता है, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। देखो पोलर का मतलब क्या होता है, सबको पता होगा। ऐसा आपका हाइड्रोजन, मतलब सबको पता होगा कैसे होता है बॉन्डिंग। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से ऐसे बॉन्डिंग करते हैं, सबको पता होगा ये। तो अब देखो होता क्या है, सपोज करते बॉन्डिंग हो गया और इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए। ठीक है, हम लोगों ने पहले मतलब लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो हम सबको पता है ऑक्सीजन इज सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो जब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींचेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ये अपने साइड खींचेगा। उसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे माइनस और हाइड्रोजन पे प्लस। तो ये जो प्लस माइनस चार्ज आया इसी की वजह से बोलते हैं वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल। पोलर का मतलब ये होता है कि जिस मॉलिक्यूल में चार्ज होता है।
तो वाटर मॉलिक्यूल में देखो चार्ज है, सो वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल। व्हाई वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल? बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बॉन्ड बनता है तो उनमें चार्ज क्रिएट होता है, तो वैसे मॉलिक्यूल होता है पोलर। जैसे बहुत एग्जांपल ऐसा नहीं कि वाटर एक सिंगल एग्जांपल है, H2SO4 एंड अमोनिया, H3PO4 सारे के सारे पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को उन सब पर डिस्कस नहीं करना है। तो ये वाटर क्या है? वाटर पोलर मॉलिक्यूल। बाकी पोलर मॉलिक्यूल के बारे में आगे वाले चैप्टर में और डिटेल में करेंगे। तो वाटर हमको पता चल गया कि भाई वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो अब देखो होता क्या है, तो जैसे मान लेते आपके पास एक कटायन है, ठीक है। तो देखो वाटर जो होता है वो अपने आप को कैसे भी अरेंज कर लेता है। जैसे उसमें देखो क्या होता क्या है, देखो वाटर को एक बार फिर से देख लो। देखो ये जो बचा इनको लिए कुछ नेमिंग कर लेते हैं। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन जो बचा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको बोलते हैं हम लोग बॉन्ड। ये बॉन्ड है ना ये, तो उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। दो इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पड़े? बॉन्ड में, इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। और ये दो इलेक्ट्रॉन जो है इसको बोलते हैं लोन पेयर। दो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते दैट इज लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब वाटर क्या होता है, अपने स्ट्रक्चर्स को थोड़ा चेंज भी कर सकता है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखो हो क्या सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है कि इधर लोन पेयर कर दे और इधर हाइड्रोजन को, मतलब ऐसा भी कर सकता है, अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। कोई फिक्स नहीं होता कि अपोजिट रखना होता है। तो देखो क्या होगा, हाइड्रोजन पे मतलब इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। तो ऐसे ढेर सारे मॉलिक्यूल। तो अब बोलोगे कितने ढेर सारे, देखो है क्या, जब एक कटायन जब पड़ा हुआ, जैसे आपने पानी में वही कि आपने नमक डाला तो नमक के देखो चारों साइड वाटर है, एक दो वाटर मॉलिक्यूल नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वाटर। इनफाइनाइट का मतलब होता है वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो उसको बोला जाता है इनफाइनाइट। तो क्या होगा, कटायन को हर साइड से क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल ने घेर लिया। तो अब इसके देखो क्या है, हर साइड देखो वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है जी। ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है, माइनस, और ए पे चार्ज है प्लस। तो इनमें ये देखो अट्रैक्शन होगा, इसी को मैंने बोला है हाइड्रेशन। तो कटायन और ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डेवलप होता है यही कहलाता है हाइड्रेशन। तो देखो अगर पूछा जाए इसका और इसका बॉन्ड कैसा है, तो वीक बॉन्ड मतलब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पर इसका नंबर क्या है, ज्यादा है। ये एक दो नहीं होते, ये बहुत ढेर सारे होते हैं। इनफाइनाइट्स अगर बोलना, मतलब इनफाइनाइट तो नहीं, मतलब बहुत ज्यादा 10 20 30 होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर होता है। तो देखो एक बॉन्ड वीक है, दो बॉन्ड वीक है, और सब लोगों को पता ही है कि एकता में बहुत ताकत होती है। अरे एक वीक होगा, दो वीक होगा, 20 30 होगा, तब तो बहुत स्ट्रांग हो गए। तो हाइड्रेशंस क्या होते हैं, मतलब ये बॉन्ड बहुत ढेर सारे होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हाइड्रेशन एनर्जी होता है वो बहुत ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी मतलब कि देखो एक बात याद रखना है केमिस्ट्री में हमेशा, जब भी बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगा, जब भी बॉन्ड टूटेगा एनर्जी देना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक। बॉन्ड बनता क्या हो, स्टेबल होने के लिए, स्टेबल होने के मतलब क्या होगा, एनर्जी कम करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। जब भी बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगा, जब भी बॉन्ड टूटेगा एनर्जी देना पड़ेगा। तो हाइड्रेशन में क्या होता है कि कटायन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगा, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। या फिर आप समझ लो कि जैसे कि अनायन, ये पूरा का पूरा एनर्जी मिलाना है, पूरा एनर्जी, तो ये होगा हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ किसका, कटायन। और ऐसे देखो अनायन के लिए भी हो सकता है, भाई अनायन के पीछे रहे। तो वाटर की सबसे खास बात तो यही है, वाटर सामने वाले के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेता है। पॉजिटिव है तो सामने नेगेटिव को भेज देगा, नेगेटिव है तो सामने वाले को पॉजिटिव को भेज देगा। वाटर इज वेरी क्लेवर, बहुत चालाक है वो। तो नेगेटिव वाले की तरफ पॉजिटिव वाला, और आराम से इससे बॉन्डिंग बनाओ, कोई टेंशन नहीं। तो ऐसे होता है, तो ये तरीके से बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी जो रिलीज हो रहा है, ये एक्चुअल में आपके पास सही होता है हाइड्रेशन एनर्जी। तो एनर्जी रिलीज,
एनर्जी रिलीज व्हेन कैटायन और एनायन फॉर्म बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज हाइड्रोक्साइड एनर्जी। टोटल मिला के हाइड्रोक्साइड एनर्जी। अब देखो समझो, एक अच्छे से समझो मैं जो बताने जा रहा हूं। इसको देखो लिखते क्या है, इसको लिखते ऐसे कि ए देखो गैस था, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो इसको लिखते ए प्लस और ए क्यू, एक्वस। कई बार आपने पढ़ा होगा एक्वस। एक्वस का मतलब ये होता है कि उस मॉलिक्यूल को वाटर में डिसॉल्व कर दे, ए क्यू, एक्वस, ठीक है, ये इसको लिखने का तरीका। तो एक गैस को एक्वस बनाने में जो भी एनर्जी रिलीज होता है, मतलब जो भी एनर्जी, दैट इज हाइड्रोजन एनर्जी। और इसमें एक दो बॉन्ड नहीं बनते, बहुत ढेर सारे बॉन्ड बनते हैं, सबको मिलाकर जो एनर्जी रिलीज होता है वो होता है हाइड्रोजन एनर्जी, ठीक है। अब देखो समझते वही सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट को। अब देखो ध्यान से देखो, ए और बी, ठीक है, ए और बी को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, सॉलिड है भाई, तोड़ना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, ए प्लस गैस और बी माइनस गैस, ठीक है। तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी, ठीक है। अब मैंने दोनों को उठा के क्या किया, पानी में डाल दिया, मतलब होता ना पूछते बताओ सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल, तो वही वाटर में डाल दिया, तो क्या बनेगा, एक्वस। तो ये भी बॉन्ड बनाएगा। अब पूछो सब वाटर कितना होना चाहिए, वाटर सफिशिएंट होना चाहिए, मतलब उनकी जितने रिक्वायरमेंट उतना होना चाहिए, कमी नहीं करना है, जितने रिक्वायरमेंट है उतनी होनी चाहिए। मतलब कि अरे होता ना कई बार आदमी को भूख लगती है तो पूछोगे कितना खाना खाओगे, अरे जितना भूख लगा उतना खाना खाएगा। अगर खाने की कैपेसिटी 3 रोटी की तो 10 रोटी दे के कोई फायदा तो है नहीं, बाकी तो वेस्ट हो जाएगा। और 3 रोटी की मान लो भूख है, 3 रोटी की और 2 रोटी दोगे तब भी वो भूखा रह जाएगा। तो जितने की रिक्वायरमेंट है उतना, कितना वाटर देना है, जितने की उसकी रिक्वायरमेंट उतना दे दो, ठीक है। ज्यादा दे दोगे चलेगा पर कम नहीं देना है। बी माइनस एक्वस, ठीक है। और इसको करने में जो एनर्जी लगता है ये होता है हाइड्रोजन एनर्जी, ठीक है। हाइड्रोजन एनर्जी में क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होता है, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना अच्छा रहेगा वो, ठीक है। तो अब होता क्या, जब आप किसी भी सॉल्ट को पानी में डालते हो तो फाइनली यही तो बनता है ना ये। अगर जब किसी भी सॉल्ट को पानी में डालते हो, मान लो नमक डाला आपने, आप बोलते सॉल्युबल हो गया, तो वो यही बनाता है ना, Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। अरे Na प्लस के चारों साइड वाटर है, Cl माइनस के चारों साइड वाटर है, तो वही तो बोलते हैं Na प्लस एक्वस Cl माइनस एक्वस। तो जब इससे इसमें आते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन एनर्जी। तो हाइड्रोजन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो एक बात को ध्यान रखना है कि अगर कोई भी सिस्टम स्टेबल होता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, और अगर अनस्टेबल है तो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा। तो देखो आपको जैसे मान लो आपने पानी में नमक डाला, तो क्या नमक खुद से डिसॉल्व होता है, कभी नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा, घंटे 2 घंटे। तो आपको उसको हिलाना पड़ता है, अरे हिलाते ना ये, तो हिला के आप क्या करते हो, एनर्जी देते हो, या फिर आप हीट करते हो। अरे गर्म पानी में भी नमक डालते हो, डिसॉल्व हो जाता है, तो या उसको हीट करते हो। तो वो जो हिलाने को, मिक्सिंग को, या फिर जो हीट करते हैं, जो एनर्जी जो लगता है वही होता है लैटिस एनर्जी। आपने पहले बॉन्ड तोड़ा, मतलब हेल्प किया लो, और उसके बाद फिर वो वाटर से मिलकर बॉन्ड बना के बनाता है हाइड्रोजन एनर्जी, मतलब वो एनर्जी खुद ही रिलीज करता है। ये वैसे समझ लो जैसे कोई बिजनेस, आपने पहले कुछ पैसे लगाए और बाद में खुद ही प्रॉफिट होने लग गया, ठीक है, तो वैसे टाइप का। अब देखो ध्यान के रखना है, अब देखो बिजनेस आप कब चलाओगे, जब कम पैसा देना पड़े, ज्यादा पैसा निकले। पता चला आपने बिजनेस में लगाए 1 लाख रुपए, मिल रहे 50,000 रुपए, तो लॉस में कोई बिजनेस थोड़ी ना चलाता है। कब, अगर 1 लाख लगाए और मान लेते हैं कि 1,50,000 मिल गए, तो प्रॉफिट हो रहा है, तो आप चलाओगे। तो वही सेम, कम एनर्जी देना पड़ा और ज्यादा रिलीज हो गया। मान लो कि 100 किलो जूल दिया और 200 किलो जूल रिलीज हो गया, कम दिया ज्यादा रिलीज हुआ, रिलीज ज्यादा हुआ मतलब अच्छा है। जितना एनर्जी रिलीज करेगा उतना सिस्टम स्टेबल। तो वैसे सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं मींस, और रिलीज कब होता है, हाइड्रोजन एनर्जी। तो नीचे इसमें लिखो पहले लिखो, एज हाइड्रोजन एनर्जी इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। तो अब क्या ध्यान रखना, लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतना कम होती है, और हाइड्रोजन एनर्जी जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। तो इसका मतलब कि देखो क्या होता है कि अगर
हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा है, मतलब नेट में एनर्जी रिलीज हुआ, हाइड्रेशन में एनर्जी रिलीज होता है और लैटिस में एनर्जी देना पड़ता है। तो नेट में रिलीज हुआ मतलब रिलीज ही हुआ ना ये। तो ऐसे सॉल्ट क्या होता है, उसका मतलब कि सॉल्ट इज सॉल्युबल। तो ऐसे जो सॉल्ट होते हैं वो हमेशा सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कोई बताओ कौन सा नमक, कौन सा सॉल्ट है नमक सॉल्युबल है, बोलोगे जिसका हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होता है। अगर दोनों सेम हो गए, वैसे देखो सेम होते नहीं है, मैच नहीं है कि सेम हो जाए, पर मान लो आस पास हो गए, बहुत क्लोज फाइट है, तो वैसे केस में दोनों क्या है कि पार्सली सॉल्युबल, मतलब कुछ मिल जाएगा कुछ नहीं भी मिलेगा, पार्सली। तो ये आपके पास क्या होगा, पार्सली सॉल्युबल। और मतलब पार्सली का मतलब होता है थोड़ा सा हो गया और थोड़ा सा नहीं भी हुआ। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से कम हो जाए, दिस इज इनसॉल्युबल, ठीक है। तो यहां तक सबको समझ में आया होगा। तो जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होता है तो सॉल्ट सॉल्युबल होता है, और जब लैटिस एनर्जी ज्यादा होता है तो सॉल्ट क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करता है। तो देखो होता क्या है कि मतलब कैटायन और एनायन के चारों साइड वाटर मॉलिक्यूल आते हैं। जितना ज्यादा चार्ज होगा, देखो वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, वाटर में भी चार्ज होता है, वाटर में दोनों चार्ज होता है प्लस और माइनस, वाटर का टेंशन ना लो, वाटर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, उसका टेंशन ना लो, उसमें दोनों चार्ज है। हमको बोलना है कि अपने कैटायन और एनायन पे, चाहे पॉजिटिव चार्ज की बात करो चाहे नेगेटिव, से मतलब नहीं। जैसे मान लो कि अगर -1 है, -2 -3 अच्छा है, -3 होगा, ज्यादा नेगेटिव चार्ज है तो ज्यादा पॉजिटिव वाला आएगा। तो हमें प्लस माइनस पे नहीं खोना है, हमें चार्ज पे नहीं देखना है, हमें देखना है सिर्फ और सिर्फ क्या, हमें देखना है वैल्यू, मैग्नीट्यूड, सिर्फ वैल्यू देखना है। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी। ज्यादा चार्ज आएगा तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल, और जितना छोटा होगा तो उतना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होगा। मींस चार मतलब कि ये डिपेंड करता है चार्ज डेंसिटी। देखो डेंसिटी क्या होता है, वो होता है मास डेंसिटी, मास डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम। तो ये क्या होता है, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ये होगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा होगा आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी, और जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ही कम हाइड्रेशन एनर्जी। अगर दोनों में पूछे तो दोनों में ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर चार्ज। देखो चार्ज का डोमिनेटिंग है, देखो +1 से +2 डबल हो गया, तो चार्ज डबल ट्रिपल तुरंत हो जाता है, और साइज डबल ट्रिपल नहीं होता है, साइज क्या होगा थोड़ा सा बढ़ेगा। तो चार्ज क्या है, डबल ट्रिपल, मतलब +1 +2, तो इसलिए चार्ज बहुत डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, डबल ट्रिपल होता है। और उसके बाद साइज, तो इसमें ये पहले लिख लो, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, डिपेंड करता है चार्ज, मतलब वही हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है, हाइड्रेशन एनर्जी वो डिपेंड करता है चार्ज, क्यों मतलब चार्ज अपॉन साइज के रेशियो में। तो चार्ज अपॉन साइज पे डिपेंड करता है हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। ये लिख लो, चार्ज बाय साइज पे डिपेंड करता है। तो इसमें नीचे लिखो इट मेनली डिपेंड अपॉन चार्ज इज मोर डोमिनेटिंग फैक्टर व्हेन चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन आर सेम, इन दैट केस कंपेयर साइज, ठीक है। तो पहले चार्ज कंपेयर करना है, फिर साइज को कंपेयर करना है, ठीक है। तो हम लोग कुछ देखो ऑर्डर लिखते हैं हाइड्रेशन एनर्जी का। तो हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर Na+ Mg2+ Al+3। साइज पे नहीं जाना है पहले कि सर बोलो सर आपने तो बताया था Al+3 छोटा होता है। अरे भाई साइज में नहीं जाना, साइज थोड़ा बहुत चेंज है, चार्ज देखो डबल ट्रिपल, अरे डबल ट्रिपल हो रहा, साइज तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, डबल ट्रिपल थोड़ी ना हो जाएगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर पहले ये, चुपचाप ये पहले चार्ज सेम है तो साइज, चार्ज ये, चुपचाप यही ऑर्डर, ठीक है। साइज की चलो बात करते हैं। Li+, Na+, K+, Rb+,
CS+, चार्ज सेम। और बच्चे बच्चे को पता है साइज टॉप से बॉटम आने पे बढ़ता है, जब साइज बड़ा है तो इसका साइज ज्यादा, साइज ज्यादा तो हाइड्रोजन एनर्जी कम, साइज ज्यादा मतलब देखो साइज अगर बड़ा है तो होता क्या है कि चार्ज, आप सोचो खुद सोचो, 1+1 का चार्ज छोटी जगह पे मतलब छोटी जगह मतलब ढेर सारा चार्ज है, क्योंकि छोटे वॉल्यूम पे है तो बहुत वाटर मॉलिक्यूल आएगा। अब वही +1 का चार्ज बड़े में है, फैल गया है, जब फैल गया है तब क्या होगा कि आपके पास, जब फैल गया है तो आपके पास फिर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल कम अट्रैक्ट होगा। अब ऐसे समझो कि आपको पास मानते हैं कि एक 1 लीटर पेंट है, सपोज करते 1 लीटर पेंट है, और उससे अगर आपको एक रूम को पेंट करना है, आप करोगे तो हो सकता है बहुत डार्क कलर आए, मान लो कोई भी कलर है, मान लेते ग्रीन, तो आपने उसको एक रूम में किया तो आपको डार्क ग्रीन बनेगा। अब आपको बोल दे कि आपको 1 लीटर पेंट से क्या करना है, 5 रूम को पेंट करना है। अब 5 रूम को अगर पेंट करना है तो 1 लीटर तो कम पड़ जाएगा, तो आपने सोचा कैसा करते हैं, इसमें मिलावट कर देते हैं, तो इसमें तेल मिला देते हैं, मतलब पेंट में पानी नहीं मिलाते, तेल मिलाते, कुछ एक स्पेशल उसका ऑयल आता है उसको मिला दिया आपने, मिला के 1 लीटर को बना लिया 5 लीटर। पर जब 5 लीटर बनाए तो पेंट क्या हो गया, हल्का। अब आप हर जगह पेंट करोगे तो आपको लाइट दिखाई देगा, तो वही सेम लाइट मतलब कि हल्का हो गया। तो जब सेम चार्ज को छोटे एरिया पर रखा तो ज्यादा दिखाई देगा डेंसिटी, जब कम पे रखा तो डेंसिटी कम। जब डेंसिटी कम है, चार्ज ही कम है, तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे अट्रैक्ट करेगा भाई, वाटर मॉलिक्यूल तो वहीं जाएगा ना जहां पे उसको ज्यादा चार्ज दिखाई देगा, जहां डेंसिटी, जहां पे ठोस, जहां पे बहुत ज्यादा चार्ज है, मतलब डेंस चार्ज है, वहां अट्रैक्ट होगा। पहले चार्ज देखते हैं, चार्ज सेम, फिर साइज, बड़ा साइज, बड़ा साइज मतलब चार्ज डेंसिटी कम, ये बड़ा साइज समझ लो, साइज बड़ा है तो हाइड्रोजन एनर्जी कम, सीधा सीधा टेंशन नहीं लेने का। तो चुपचाप ये इसका ऑर्डर किसी के लिए भी कर लो, अनायन के लिए कर लो, साइज ज्यादा हाइड्रोजन एनर्जी कम। समझ में आ रहा है? तो ये होता है हाइड्रोजन एनर्जी, ठीक है। हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। अब देखो अगर सिंगल पॉजिटिव कैटायन की बात की जाए, सिंगल पॉजिटिव कैटायन की, तो देखो हाइड्रोजन को समझो H, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है, H+, इलेक्ट्रॉन भी गायब हो गया, तो सिर्फ क्या बचा, प्रोटॉन। मतलब देखो हाइड्रोजन में एक न्यूक्लियस था और एक इलेक्ट्रॉन था, आपने उसको भी निकाल दिया, ये भी निकल गया, तो अब तो सिर्फ न्यूक्लियस बचा ना, ऑर्बिट तो कुछ है ही नहीं, अब क्या बचा, सिर्फ न्यूक्लियस। तो H+ का क्या है, ध्यान रखना, वेरी स्मॉल साइज, वेरी स्मॉल साइज, मतलब इससे छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता, सिर्फ न्यूक्लियस बचा, इससे छोटा तो और क्या होगा। तो जितने भी सिंगल पॉजिटिव कैटायन है, सिंगल पॉजिटिव कैटायन, उनमें H+ का क्या होता है हाइड्रोजन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। और इवन क्योंकि ये सिर्फ न्यूक्लियस है तो H+ क्या होता है, गैस के फॉर्म में तो एग्जिस्ट भी नहीं करता है, सिर्फ कहाँ एग्जिस्ट करता है, वाटर में। तो वाटर में क्या होता है, ये हाइड्रोजन बना के एग्जिस्ट करता है। H+ में आपको सही बताओ तो गैस में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो आप बना ही नहीं सकते, बनता कब है, सिर्फ वाटर में बनता है। और वाटर में क्या होता है, बहुत स्टेबल होता है। बोलते हैं ना, आपके मन में कई बार आता होगा सर वाटर में कैसे, मतलब आपके मन में आता होगा सर हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन कैसे निकल गया, वो कभी ऐसे गैस में तो निकालता ही नहीं है, मतलब वो इम्पॉसिबल है निकालना। हाँ अगर वाटर में होगा तो निकाल देता है, और वाटर में क्या करता है कि वाटर से वो हाइड्रेशन कर लेता है, बॉन्डिंग कर लेता है, जिससे वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना है कि जितने भी यूनि पॉजिटिव है तो उनमें हाइड्रोजन का क्या है कि हाइड्रोजन एनर्जी बहुत ज्यादा है, मतलब इतना ज्यादा कि आप समझ लो कि अगर इसकी वैल्यू 500 है तो बाकी सबकी वैल्यू 200 के नीचे ही आती है, तो ये इतना ज्यादा है। तो नीचे लिखो, आप लोग लिखो, among all the unipositive cation size of H+ is very small, so hydrogen energy of H+ is maximum, उससे ज्यादा किसी का नहीं होता। और अनायन में नॉर्मली होता सबसे ज्यादा F- का, ठीक है। तो आप नीचे लिखो among all the uni-negative anion, uni का मतलब होता है 1, among all the uni-negative ion F-
हैव मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी। तो F माइनस का साइज छोटा होता है। मैं यूनि नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, आप डबल नेगेटिव ट्रिपल नेगेटिव मत कर देना कि आप बोलो सर O2 माइनस और F माइनस में, तो आपने बताया F माइनस। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने कहा पहले चार्ज देखना है, जब चार्ज सेम होगा तब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब चार्ज सेम होगा तो उसके बाद मतलब सब पे -1 है, F माइनस सेल माइनस, तो उनमें जब सब पे -1 तब सबसे ज्यादा किसका होता है, F माइनस का, और जब सब में +1 है तब सबसे ज्यादा किसका होता है, H प्लस का। बाकी चार्ज बढ़ाओगे तो वही, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में। बस ये ध्यान रखना, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा। अब देखो है क्या, कई बार इस पे क्वेश्चंस आते हैं हाइड्रेशन रेडियस को लेकर, तो नीचे लिखते हैं हाइड्रेशन रेडियस। तो सबको पता है कि Li का, अगर आपको साइज के बारे में कुछ नहीं बोला तो आप बोलोगे Li से बड़ा सर, इन्हें से बड़ा के से बड़ा आरबी से बड़ा सीजियम। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखो आपको लिख के आ गया Li पोस्ट में एक्वस ही लिखा रहता है, मतलब एक्वस ही लिखा रहता है। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा ना, रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज, जो भी नाम दिया होगा, तो होता है उसमें लिथियम सोडियम पोटेशियम रहते हैं। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम। तो देखो है क्या, लिथियम तो एक बेचारा एक सिंगल कटायन है। लिथियम की क्या होगा, छोटा सा कटायन है, छोटा सा, पर उसके डायरेक्ट उसके चारों साइड ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में देखो 3 आइटम होते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, मतलब 3 आइटम। तो लिथियम के अराउंड में ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल, मतलब इतने वाटर मॉलिक्यूल उसके सामने अगर आप लिथियम के साइज की बात करो तो कोई औकात नहीं है, मतलब बहुत छोटा। ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल ने घेर लिया, लिथियम बेचारा छोटा सा था, ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल घेर लिए। वाटर मॉलिक्यूल में कहा 3 आइटम भर के आइटम आ रहे, और बेचारा लिथियम छोटा सा। तो अब ऐसे केस में ये तो बेचारे सिंगल आइटम, इनकी क्या औकात। जब वाटर मॉलिक्यूल आ गया, वाटर भी एक आता तो चलो समझ में आता, ढेर सारे, मैंने कहा ढेर सारे मॉलिक्यूल आते हैं, इनफाइनाइट 10 15 20 25 ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल आ रहे हैं। उन ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल में ये बेचारे खो जाएंगे। अब ऐसे केस में जब एक्वस लिखा है तो आपको जब साइज बताना है तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ बताना है। मतलब अब आपको जब इसका साइज बताना है तो आपको लिथियम के साथ वो वाटर, मतलब लिथियम था उसको वाटर मॉलिक्यूल ने देखो हर साइड से घेर लिया। आपको साइज क्या है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ बताना है। ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल कहाँ है, यहाँ, तो अब साइज क्या है, इसका होगा ज्यादा। तो जैसे जैसे हाइड्रेशन बढ़ेगा तो वैसे वैसे ध्यान रखना हाइड्रेशन रेडियस बढ़ेगा। तो नीचे लिखो एज नंबर ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीजेस हाइड्रेशन रेडियस आल्सो इंक्रीजेस। हाइड्रेशन रेडियस मीन्स साइज ऑफ एन आयन विथ वाटर मॉलिक्यूल। तो आयन का साइज किसका बताना है, विथ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। आपके मन में और करें और लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्वस लिखा होना चाहिए, ध्यान रखना। एक्वस का मतलब है कि पानी मिल चुका है। पानी ने मतलब कि उल्टा कर दिया, सब बदल दिया। ठीक है, देखो बच्चा लोग सब समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। एक और देख लो, चलो एक और देख लो, हाइड्रेशन रेडियस। हाइड्रेशन रेडियस की बात हो रही है। तो कुछ साइज में तो सबको पता है Na+ बड़ा होता है, Mg2+ उससे छोटा, Al+3 उससे छोटा। पर अब एक्वस लिखा है, ज्यादा हाइड्रेशन इसका, फिर इसका, फिर इसका, और वाटर के सामने इन सब आयन का क्या साइज की क्या वैल्यू, क्या औकात, हटाओ। ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल तो ज्यादा हाइड्रेशन,
ज्यादा हाइड्रेशन तो फिर ज्यादा साइज, ठीक है। तो ये हम लोगों का टॉपिक देखो खत्म हो गया, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी। अब चलो एक दो टॉपिक और कर लेते हैं, पहले एक दो कॉमन चीज सेंस की चीजें समझते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि जैसे जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, तो अगर आप देखोगे सबको पहले से लेकर आखिरी तक, तो आपको पता होगा डी ब्लॉक के कई स्टेट होते हैं, जैसे कॉपर +1 +2, आयरन +2 +3, कई होते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर या उसको बोलते हैं चार्ज, मतलब वैसे ज्यादा बेटर होगा ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो। वही जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पे जो कटायन पे जो चार्ज होता है। आप बोलोगे सर इनमें मतलब क्या लेना है, मतलब क्या लेना है चार्ज, मतलब तो मतलब वही आप बोलोगे सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। अभी वो हमको डिस्कस नहीं करना कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। तो अभी तो देखो सिर्फ इतना समझो कि जितना ज़्यादा एक्चुअल में आपके पास क्या होता है, जितना मतलब वही आपको बोला कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है वो आपको बाद में समझना है, अभी बस समझो चार्ज को। तो देखो जितने भी क्या है कि आपके पास एलिमेंट है डी ब्लॉक के, जितने भी एलिमेंट है, तो अगर सबको अगर आप गौर करोगे तो सारे एलिमेंट्स में क्या है कि आपके पास सारे एलिमेंट्स में क्या है आपके पास, तो मैं देखो ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बता रहा था। तो आप अगर कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट देखो, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, तो उनमें क्या है कि जो +2 स्टेट वो सारे एलिमेंट को कॉमन है। अब देखना जैसे कोई +1 हो सकता है कॉपर, कोई +3 हो सकता है, कोई +4 +6 भी होते हैं, पर +2 एक ऐसा स्टेट है जो डी ब्लॉक एलिमेंट में हमेशा कॉमन होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई +2 इज मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है उनमें +2 क्यों सबसे ज्यादा कॉमन स्टेट है, तो उसको समझते हैं। तो आप कोई भी एलिमेंट लो, चलो हम लोग लेते हैं आपके पास स्कैंडियम, आयरन और लेते हैं आपके पास जिंक, ये 3 एलिमेंट ले लेते हैं। तो देखो होता क्या है, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, तो Ar4s2 एटॉमिक नंबर 26 Ar4s2 3d6 और एटॉमिक नंबर 30, तो ये होता है Ar और 4s2 और 3d10, ठीक है। तो आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर निकलता है, पहले इलेक्ट्रॉन पहले निकलता है S से बाहर, और S में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, S में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इस वजह से क्या है कि इसका भी स्टेट +2 हो सकता है, इसका भी स्टेट +2 हो सकता है और इसका भी स्टेट +2 हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन S से बाहर निकलते हैं, इसलिए डी ब्लॉक का सबसे ज्यादा कॉमन स्टेट क्या है, +2, ठीक है। अब जैसे देखो एक होता है कॉपर एटॉमिक नंबर 29, तो ये सबको पता है दिस इज 4s1 तो 3d10, तो इसमें s1 है, तो इसलिए कॉपर में +1 का स्टेट भी होता है। इसके अलावा और किसी डी ब्लॉक मतलब 3d मतलब कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक और किसी में +1 नहीं होता, किसी और में भी +1 नहीं होता, सिर्फ किस में होता है +1, कॉपर में। और क्यों, क्योंकि 4s1 होता है। तो होता क्या है कि डी ब्लॉक के केस में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है डी ब्लॉक के केस में, तो वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास होता है 4s2, तो 4s2 इज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, S से ही बाहर निकलता है, और S से अगर बाहर निकल रहा है वो, तो इसका सबसे ज्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2। अब जैसे हम लोगों ने डी, अब बाकी देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है वो आगे करेंगे, अभी नहीं आगे करना है, वो चैप्टर है पूरा। बस वो जो चार्ज होता है +2 +3 +4 डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे, वही होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, बस इतना ध्यान रखना है। अब जैसे आपके पास मान लेते हैं आपका F ब्लॉक एलिमेंट, तो F ब्लॉक एलिमेंट जैसे आपको याद होगा, जैसे कि पहले लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57, तो ये क्या होता है आपके पास Xc एंड दिस इज 6s2 और 5d1, ठीक है। इसके बाद लैंथेनाइट मतलब उसके बाद एलिमेंट जैसे मान लेते हैं एक एलिमेंट जैसे सीरियम एटॉमिक नंबर 58, तो होता क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है ज़ीनॉन और 6s2 5d1, पहले d में एक इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके बाद 4f सीरीज से स्टार्ट होता है, उसके बाद क्या होता है 4f, ठीक है 1। अगर इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आएगी
तो ये 3 अपना इलेक्ट्रॉन s, देखो सबसे पहले आउटर मोस्ट से निकलेगा तो क्या निकलेगा 6s, और उसके बाद किससे निकलेगा 5d। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हमेशा निकल जाते हैं इजिली। तो इसलिए जितने भी लैंथेनाइड सीरीज है उनका सबसे ज्यादा कॉमन स्टेट क्या है +3। ठीक है, तो आप इसमें लिख लो कि इन केस ऑफ लैंथेनाइड सीरीज इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम 6s and 5d, so +3 इज मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड सीरीज। और वैसा ही सेम होता है एक्टिनाइड के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना +2 डी ब्लॉक एलिमेंट का सबसे ज्यादा कॉमन स्टेट है, क्योंकि वो क्या s से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और f ब्लॉक एलिमेंट का +3 सबसे ज्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन, मतलब कॉमन मतलब कि और भी हो सकते हैं, पर +2 उसमें और +2 डी ब्लॉक में और +3 f ब्लॉक में नॉर्मली होता ही होता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें लास्ट में एक टॉपिक करते हैं, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। टॉपिक इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या है टॉपिक? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो देखो ये क्या कह रहा है, पेयर का मतलब होता है 2 और इनर्ट का मतलब कि स्टेबल। तो इसमें क्या हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो गए। इनर्ट मतलब कि वो अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इनर्ट पेयर का मतलब क्या? देखो इनर्ट गैस पता होता है कि जो गैस रिएक्शन नहीं करता। पेयर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है पेयर का मतलब। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे तो उनको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो, इसमें लिखो इलेक्ट्रॉन ऑफ 6s ऑर्बिटल आफ्टर lengthenide contraction become very stable and does not take part in chemical reaction, so they behave like inert, and this effect is known as inert pair effect. तो 6s के इलेक्ट्रॉन आफ्टर मतलब lengthenide contraction क्या हो जाते हैं, बहुत स्टेबल हो जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो उनको बोलते हैं हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो समझते कि क्या है इसको। देखो इसको समझना बहुत ध्यान से। इसको देखो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन कितना बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है? कार्बन देखो 4 बॉन्ड, सबको पता है 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाना चाहता है? 4। सिलिकॉन भी 4, जर्मेनियम भी 4, टिन भी 4, पर लेड बनाना चाहता है 2। तो ऐसा क्या है, देखो लेड के केस में होता है 6s2 6p2। ठीक है, आपको मैंने पहले एक बार बोला है, अगर 6 पीरियड का कोई एलिमेंट है, रीजन समझ में नहीं आ रहा तो एक ही रीजन है, lengthenide contraction। कुछ अजूबा हो रहा है, समझ में नहीं आया, lengthenide contraction। सिंपल सा लॉजिक है। अलग हो रहा है, नहीं समझा, lengthenide contraction लगा दो, 100% राइट आंसर। तो अब देखो इसमें है क्या, आपको पहले से पता है कि टिन और लेड में क्या होता है, साइज का डिफरेंस बहुत कम होता है, नियरली सेम। अगर आप एटॉमिक नंबर की बात करो तो इसका एटॉमिक नंबर 50 और इसका 82। देखो एटॉमिक नंबर ज्यादा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ज्यादा, इसमें प्रोटॉन ज्यादा, वो भी कितने 82, और यहाँ पे सिर्फ कितने 50, प्रोटॉन बहुत ज्यादा, साइज नियरली सेम। तो लेड के केस में क्या होता है, न्यूक्लियस से और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है तो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होने की वजह से 6s का इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। मतलब कि देखो क्या हुआ कि साइज तो बढ़ा नहीं और न्यूक्लियस पे चार्ज तो बढ़ता गया, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता, एटॉमिक नंबर बढ़ गया, न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन बढ़ गया तो उसको निकालना बहुत डिफिकल्ट। तो इसलिए लेड क्या होता है, बस 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 4 नहीं देता। तो इसमें नीचे लिखो ड्यू टू वेरी हाई effective nuclear charge, force of attraction between nucleus and 6s electron increases very much, so 6s electron becomes inert, and this electron normally does not take part in chemical reaction। देखो नॉर्मली नहीं होता है, पर मान लो आपने कसम खाया है कि नहीं मुझे करवाना है, ऐसे कैसे नहीं करेगा,
टेम्परेचर बढ़ा दो, इसकी क्या औकात, टेम्परेचर बढ़ाओ हो जाएगा रिएक्शन। ऐसा देखो, ऐसा कुछ नहीं होता केमिस्ट्री में कि रिएक्शन नहीं करेगा, ऐसे में तो हीलियम भी बेचारा रिएक्शन करता है, बस टेम्परेचर बढ़ाओ, अरे गर्म करो। अगर आपने कसम खाया है रिएक्शन करना है तो एलिमेंट की कोई औकात नहीं, वो करेगा, ठीक है। पर मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, नॉर्मली वो +2 पे जाना, मतलब कंफर्टेबल बोलोगे तो वो +2 में कंफर्टेबल है, मतलब 2 में कंफर्टेबल रहता है। पर आपने अगर कसम खाया है उसको +4 में लेके जाने का तो +4 में भी जाता है, ठीक है। तो देखो होता क्या, आप इसमें समझो, इनका मैं जो लिख रहा हूं ये इनका स्टेबल स्टेट, स्टेबल मतलब कि स्टेबल स्टेट है। स्टेबल मतलब कि देखो जैसे CO2, अरे स्टेबल होता है, कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन जोड़ता है, आपको पता है CO इज अनस्टेबल, CO इज अनस्टेबल, आपको पता है CO2 इज वेरी स्टेबल, ठीक है। SiO2 is very stable, GeO2 is very stable, SnO2 is stable, but in this PbO is stable, ये stable है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप PbO2 बनाते हो that is unstable, तो मतलब क्या होता है, और जैसे समझो, मतलब कि ऐसे मैं लिख देता हूँ, बल्कि PbO2, ठीक है। CO पता है पॉइजनस गैस है, आपके अगर बॉडी में आ गया तो आपकी जान भी जा सकती है। CO, SiO, GeO, SnO और PbO, ठीक है। तो देखो होता है एक्चुअल में ऐसा है कि 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी धीरे धीरे टेबल मैक्चर में कम होती है, ये 2 ऑक्सीजन के साथ बनाना ही नहीं चाहता है। तो मतलब कि 2 ऑक्सीजन, मतलब कि बोलेंगे कि 4 मतलब बॉन्ड बनाने की, अरे एक ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन आपको पता है 2 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। कैसे बॉन्ड बनेगा आगे देखते हैं, अभी वो हमारा टेंशन है, हमारा बस टेंशन है कि वो वैल्यू कम हो गई। तो यहाँ पे ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, और इसमें ये वाला स्टेबल है, मतलब यहाँ तो ये स्टेबल था और इसमें ये स्टेबल ये। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि 6s का बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी कम हो जाती है, तो वो 4 बॉन्ड नहीं बनाता, सिर्फ कितने बॉन्ड बनाता है, 2, मतलब PbO बनता है। ये आप समझो, मतलब कि 2 बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी ऊपर से नीचे बढ़ती जाती है और 4 वाले की टेंडेंसी कम हो जाती है। ऐसे ही सेम हम लोग आते हैं नाइट्रोजन में। तो देखो अभी देखो नाइट्रोजन पे डिस्कस नहीं कर रहे, पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, और फिर आपके पास एर्सेनिक, एंटीमनी, और आपके पास क्या होता है लास्ट में बिस्मथ। जब बॉन्ड करने की बारी आएगी तो ये वही 2,5, तो 5 इलेक्ट्रॉन दे देता है, मतलब 5 दे सकता है, नाइट्रोजन ऐसा कर लेता है। तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है भाई 2,5, मतलब 2,5 मतलब कि इसका स्टेट मतलब +3 +5 भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन देने की बारी हो रही है। अभी डिस्कस नहीं करें कौन ज्यादा स्टेबल है, ये भी +5 इजीली दे देता है, ये भी +5 इजीली कर देता है, ये भी +5 दे देता है, ये s के इलेक्ट्रॉन को नहीं देगा। तो इसमें सबसे स्टेबल कौन है, +3। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटीमनी में स्टेबल स्टेट है +5 और बिस्मथ में +3, बिस्मथ 2 क्यों? क्योंकि बिस्मथ का जो 6s का इलेक्ट्रॉन है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो वो क्या होगा आपके पास स्टेबल, मतलब वो किस फॉर्म में स्टेबल होता है, +3 के फॉर्म में स्टेबल होता है। मतलब क्वेश्चन ऐसा होता है कि मतलब B देखो ऑक्सीजन पे -2 और Bi पे +3, तो ऐसे और ऐसे, तो ये ज्यादा स्टेबल है और ये अनस्टेबल। इसका रीजन तो आप बोलोगे इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। ऐसे आप करना चाहो तो ऐसे बोरॉन फैमिली में भी कर लेना, बोरॉन में भी, ठीक है। तो ध्यान रखना 6s का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, उसकी टेंडेंसी कम हो जाती है। तो हम लोगों का जो चैप्टर है वो अब पीरियोडिक टेबल खत्म हो गया। आप लोग क्या करोगे, आप लोग अब पीरियोडिक टेबल के बुकलेट के जितने भी क्वेश्चन है आप लोग उसको सॉल्व करोगे।